हेलो साथियों, आज हम बात करेंगे पश्चिम के देशों के दर्शन की। आखिर अभी पश्चिमी देशों में बड़ा तनी तनी है और युद्ध का माहौल है और युद्ध चल रहा है। और उस युद्ध के बीच हम जानने का करेंगे आखिर उनके दर्शन कैसा था और कौन ऐसे दार्शनिक थे जो पश्चिम के देशों के दर्शन को बदलने वाले थे। वहां के समाज में बनी रूढ़ियां और सामाजिक स्तर पर इतना समाज का स्तर गिरा हुआ और उसको उठाने वाले और उत्थान करने वाले वो दार्शनिक कौन थे और उन दार्शनिकों ने क्या रोल प्ले किया था पश्चिमी के देशों में। पश्चिम का एक देश है ग्रीस, और ग्रीक फिलोसफर थे वो तीनों, और ग्रीस की ही राजधानी थी एथेंस, जहां से इन तीन फिलोसफर, इन तीन दार्शनिकों की एक कहानी गढ़ती है पूरे पश्चिम के इतिहास को, जिनके बिना अधूरा है पश्चिम का दर्शन और पश्चिमी देशों का इतिहास। उसको जानना बहुत जरूरी है। हम इन तीनों फिलोसफर्स के बारे में जानते हैं, उन्होंने किस तरीके से काम किया और वहां की शासन व्यवस्था क्या थी, वहां की उस समय की समाज व्यवस्था क्या थी, और समाज व्यवस्था ने उसके बदले और उस शासन व्यवस्था ने उसके बदले इनको क्या दिया, कितना दंडित किया और कितना इन्हें अवार्ड दिया। आखिर क्या है इनके दार्शन और इनके दर्शन का स्तर, जानने का प्रयास करते हैं। सुकरात, सुकरात को कहते हैं कि दर्शन की दुनिया में पश्चिम का सूरज कहा जाता है। अगर पश्चिम के दर्शन की बात करें तो सुकरात को पश्चिमी दर्शन का पिता कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। वो है सुकरात। सुकरात का जन्म होता है ग्रीस की राजधानी एथेंस में। एथेंस की हम बात करें, ये 470 बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। और सुकरात की शिक्षा दीक्षा वहीं के एक स्कूल में होती है। और वो जैसे जैसे बड़े होते हैं और सुकरात अपने शिक्षा लेने के बाद अपने उपदेश देने निकलते हैं, और इन्हें काफी दिन पहले ही पता चल गया था कि जीवन में आखिर मुझे करना क्या है, क्योंकि यहाँ की समाज में जो रूढ़ियां हैं उन्हें हटाना है या फिर अपने जीवन को केवल जीव का ही चलाने के लिए चलाना है। लेकिन इन्होंने रास्ता चुना वह जो कठिन था। इनके सबसे पहले मैं उन शब्दों को बता देना चाहता हूँ जिन्हें तर्कों का बादशाह कहा जाता है। तर्कों की दुनिया में कहें, आर्गूमेंट की अगर दुनिया में बात कहें तो वास्तव में सुकरात जैसा कोई और नहीं, क्योंकि सुकरात के तर्कों को काटने के लिए सुकरात जैसा अभी तक पश्चिम के दर्शन में कोई दार्शनिक नहीं। सुकरात का कहना था कि अगर आप अच्छे घुड़सवार बनना चाहते हैं, अगर आप अच्छे घुड़सवार बनना चाहते हैं, बेशक आप किसी बेकाबू घोड़े को चुने, और बेकाबू घोड़े को अगर आपने काबू में कर लिया तो आप किसी भी घोड़े को काबू कर सकते हैं और आप एक अच्छे घुड़सवार बन सकते हैं। उन्हें कहा, उनके दर्शन में कहा गया और उन्होंने अपने दर्शन में कहा है बाखूबी, अगर जिस जीवन में, जिस लाइफ में परीक्षाएं नहीं होती, टेस्ट नहीं होता, वो जीने योग्य नहीं है। ऐसे दार्शनिकों को या ऐसे दर्शन के शास्त्र के प्रेरणाता को पश्चिम के दर्शन किस तरह और इस दर्शन के लिए उन्हें कैसे दंडित किया जाता है। ये इतने फेमस हो चुके थे अपने दिनों में, अपनी इंग्लिश, अपने यूथ के दिनों में, कि दूर दूर तक इनके दर्शन के दरवाजे लोगों के धूल को हटा रहे थे, उनके मस्तिष्क पे लगी हुई धूल को हटाने का प्रयास कर रहे थे जो रूढ़ियों में बना था पश्चिम का दर्शन या पश्चिमी इतिहास। सुकरात का जन्म होता है और ये बनते हैं, और होता क्या है, ये इतने फेमस हो जाते हैं क्योंकि वहां के समाज के लिए और वहां की सरकार के लिए खटकने लगते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वहां की समाज व्यवस्था या धर्म व्यवस्था में ही परिवर्तन करना चाहते हैं, बदलाव की बयार करना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि कहते हैं कि दंड व्यवस्था और जो अवार्ड की व्यवस्था है, पनिश और अवार्ड, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और ये कहना भी कितना सही हो सकता है कि हमेशा सही इंसान को ही अवार्ड मिलता है, या ये कितना गलत हो सकता है कि हमेशा गलत इंसान को ही पनिश किया जाता है। लेकिन ये तय है कि हमेशा सही इंसान को ही ना अवार्ड दिया जाता है, बल्कि गलत को भी कई बार अवार्ड दिया जाता है, बशर्ते वो उस समाज की व्यवस्था के अनुसार काम कर रहा हो, बशर्ते शासन जो हो उस समय का उसकी पद्धतियों के अनुसार काम कर रहा हो, तो वो अवार्ड का हकदार है। लेकिन सुकरात ऐसा नहीं कर रहे थे, इसलिए कहीं ना कहीं इन्हें दंडित किया जाता है। तो बात करते हैं, सुकरात को दंडित किया जाता है उनके दर्शन के लिए, उनके तर्कों के लिए। वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं वहां की शासन व्यवस्था पर, समाज व्यवस्था पर, जो रूढ़ियों में बंधी हुई थी। और रूढ़ियों में बंधी हुई कैसे थी,
जैसे कि वहां के उत्थान के लिए एक अराजकता का स्तर बहुत चरम पर पहुंच जाना, हमेशा युद्ध करते रहना, जो नीचे तबके का हिस्सा था उसे हमेशा हरास करते रहना, या तो उसे युद्ध के मैदान में झोंक देना, या फिर युद्ध जीत गए तब भी उन्हें वो मुआवजा ना देना, उनके घर परिवार को ना देना, एक तरीके से अकाल के गाल में समा जाना। क्योंकि उस समय जिस तरह की मैं बात कर रहा हूं, जो सुकरात का समय था पश्चिम के देशों में, तो युद्ध की स्थितियां बहुत ज्यादा होती हैं, जैसे कि अभी इस समय युद्ध की स्थितियां होती हैं, इससे भी कहीं ज्यादा भयावह कि कभी बुझती ही नहीं थी। उन्हें ये दूर करने की बात करते थे, युवाओं में एक नई चिंगारी पैदा करना चाहते थे। तो वहां के जो हुक्मरान थे वो चाहते थे कहीं ना कहीं सुकरात या तो हमारे अनुसार चलें, अगर नहीं चलना चाहते हैं तो ये दंड की पात्र है, क्योंकि हमारी शासन व्यवस्था के अनुसार नहीं है, और ना ही शासन व्यवस्था के साथ साथ समाज व्यवस्था पर भी ये कहीं ना कहीं प्रहार कर रहे हैं। इनके सब इनके जो भी दर्शन है, इनके एक शिष्य होते हैं उस समय प्लेटो, जिसकी जो जन्म होता है 427 ईसा पूर्व में होता है। तो ये बहुत अच्छे शिष्य होते हैं इनके। तो सुकरात को जब दंड देने की व्यवस्था आती है, जब दंड देने की बात होती है, तो कहीं ना कहीं ये बचाने का प्रयास करते हैं प्लेटो, कि कहीं ना कहीं मैंने बचा लूं, गुरु हैं आखिर। लेकिन होता क्या है, सुकरात सरकार से बात करते हैं, समाज से बात करते हैं, सॉरी प्लेटो जो है बात करते हैं सरकार से, कई बार वहां के समाज से, वहां की प्रणाली से हम चाहते हैं बदलना, लेकिन जब जब ये सुकरात से मिले तब तक उन्होंने यही कहा कि मैं अपने थॉट्स नहीं बदल सकता। उन्होंने एक ही बात कही अंत समय, जब उन्हें जहर का प्याला दिया जाता है, जब पॉइजन ऑफ कप दिया जाता है पीने के लिए, और उन्हें कहा जाता है, क्योंकि वो एक महान दार्शनिक हो चुके थे और बाकी शासन व्यवस्था ऐसे नहीं कि भाई फांसी पर सूली पे नहीं लटकाना चाहते थे, या वो अपने हाथों से भी नहीं मारना चाहते थे, वो चाहते थे कि अपने आप को खत्म कर लें। तो उन्होंने क्या रास्ता चुना, तो उन्होंने कहा जहर दे दो इन्हें पीने के लिए, खुद पी लें, क्योंकि एक सम्मानीय व्यक्ति हैं, वो भी जानते थे कि ये सम्मानीय व्यक्ति हैं, उसके बाद भी ये शासन व्यवस्था के हमारे कहीं ना कहीं खिलाफ हैं, और ये राजद्रोह का काम कर रहे हैं, जो कि वो राजद्रोह ना होकर अगर आज के दर्शन की बात करें तो उसमें वो कहीं ना कहीं उस समाज के उत्थान के लिए था। लेकिन वहां की शासन व्यवस्था ये समझती थी कि ये राजद्रोह है, लेकिन वो राजद्रोह नहीं था, उन्हें राजद्रोह में ही जहर का प्याला दिया जाता है। और जब प्लेटो अंत समय मिलते हैं उनसे, वो फिर कहते हैं कि मैंने बात कर ली है, आप बच सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने विचार, अपने थॉट्स चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि ये शरीर है, आज नहीं तो कल तो मरना ही है। तो शरीर मर गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे विचार जिंदा रहे। वो जहर का प्याला पी लेते हैं अंत में, और वो दुनिया से अलविदा कह लेते हैं, विदा हो जाते हैं। लेकिन लोग कहने वाले कहते हैं कि उस प्याले में जहर था ही नहीं, क्योंकि जहर होता तो सुकरात मर चुका होता, क्योंकि सुकरात तो वो प्याला पीकर अमर हो गए, न उनका शरीर ही नहीं रहा बल्कि उनके विचार अमर हो गए, एक चिंगारी की तरह घूमने लगे पूरे उस समय तो पश्चिम के देशों में ही नहीं, दुनिया भर में। फिर उनके बाद उनके शिष्य आते हैं प्लेटो, जो बात करते हैं अपने दर्शन में कि आखिर राजा कैसा होना चाहिए। यहां राजा की बात करेंगे। राजा 3 तरीके से उन्होंने वर्णन किया कि राजा कैसे होना चाहिए। हम बात करेंगे जो कि सुकरात के शिष्य थे, उन्होंने कहा कि आखिर राजा कैसा होना चाहिए। वो भी ग्रीस से थे और ग्रीक फिलोसफर्स थे, क्योंकि मैं बात करूं ग्रीस फिलोसफरों में तो अरस्तु, सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, और प्लेटो के शिष्य थे सुकरात, सॉरी अरस्तु, यहाँ गलत हो गया। कि सुकरात के जो शिष्य थे वो प्लेटो थे, और प्लेटो के जो शिष्य थे अरस्तु थे, और अरस्तु का जो शिष्य थे वो अलेक्जेंडर, जिसे हम सिकंदर कहते हैं। तो इन्हें दुनिया को जीतने का ख्वाब देखा था, और जो भारत आते आते उन्हें वापस लौटना पड़ा था, जो कि मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय के पुत्र थे, जिन्हें शिक्षा देने अरस्तु उनके घर पर रहा करते थे। अभी मैं बात करूंगा प्लेटो की, आखिर राजा कैसे होना चाहिए, प्लेटो के दर्शन में क्या है। प्लेटो ने कहा कि जो राजा है वो कैसा होना चाहिए।
प्लेटो ने कहा अगर राजा व्यापारी हुआ, बिजनेसमैन हुआ, तो वह राज को या अपने देश को अपने हित में ज्यादा करना चाहेगा, अपना राजपाट कम चलाएगा, बल्कि राजपाट की जगह अपने बिजनेस में ज्यादा लगाना चाहेगा। अगर उसका स्वार्थ हुआ, अगर वो ज्यादा ही स्वार्थी हुआ, तो वो देश को बेच भी खाएगा अगर वह व्यापारी है। उन्होंने कहा अगर राजा योद्धा है, बैरियर है, अगर वॉरियर है राजा, तो बेशक अगर योद्धा है तो अगर किसी से युद्ध हो गया तो पूरे देश को युद्ध में झोंक देगा। ये तय है। कई देशों को हम देख चुके हैं, अगर वो सेना से हैं, मार्शल आर्ट में काम कर चुके हैं या फिर सेना में रहे, तो उन्हें बड़े बड़े युद्ध जीते भी हैं, लेकिन उन्होंने पूरे देश को झोंक दिया है। ऐसे कई देशों का इतिहास रहा है। अगर राजा ऐसा है कि जिसका बहुत शांत प्रिय है, शांत प्रिय होने के साथ साथ वो एक अच्छी समझ रखता है, अंडरस्टैंडिंग, और पढ़ा लिखा है, और भोग विलासता से कहीं दूर है। जो 80% लोग होते हैं जो भोग विलासता में खोए रहते हैं, उनसे कहीं दूर है। वो कहीं 20% लोगों में शामिल है, जो कि इस सबसे ऊपर है। उसका भी स्वार्थ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पुत्र के लिए संपत्ति इकट्ठी कर लूं, ऐसा नहीं कि साहब भोग विलासता में सब कुछ लुटा दूं, बल्कि उसका स्वार्थ हो सकता है देश समाज को आगे बढ़ाने के लिए, वो उसका स्वार्थ हो सकता है 20% लोगों में। 80% जो कि स्वार्थ या भोग विलासता में लगे रहते हैं, वो नहीं, धन संचित कर लूं, धन इकट्ठा कर लूं, मेरे आगे काम आएगा, मेरी पीढ़ियों के काम आएगा, वो ना होगा। तो सबसे अच्छा राजा कौन हो सकता है? तो ये प्लेटो के अनुसार, प्लेटो ने कहा सबसे शांत प्रिय हो, समझ और पढ़ा लिखा हो। अगर युद्ध की भी स्थिति, अगर कोई विकल्प ना हो, तो बेशक एक विकल्प किसी देश से अगर कोई हमें हड़पने या हमारे समाज पर स्थापित करने की कोई कोशिश कर रहा है बेवजह, तो वो एक ऑप्शन होता है युद्ध। उस समय किया जाता है, वो भी अपनी समझ के अनुसार, जहां जरूरी हो। अगर कोई भी अगर उपाय नहीं होता है तो वो एक अंतिम रास्ता है। अगर इनकी बात करें, अगर इन्हें राजा बना दिया तो बेशक ज्यादा खतरे हैं राज्य को किसी दूसरे खतरों से या फिर दूसरी शक्तियों से बचाने का, क्योंकि बहुत जल्दी आक्रोश में आना या फिर अपने लाभ के लिए राज्य को किसी दूसरे के हाथी गुलाम बना देना या दूसरे के हाथों में ही सौंप देना, वो चीज। तो प्लेटो के अनुसार राजा जो होना चाहिए, पढ़ा लिखा हो, शांत प्रिय हो, समझ रखता हो, जो कि अगर उसका स्वार्थ है भी तो ये ना हो कि अपने स्वार्थ के लिए देश को बेच दे। प्लेटो का दर्शन ये था। और प्लेटो ने कहा कि अगर राज्य में शांति व्यवस्था चाहते हो तो वास्तव में चाहे वहां डेमोक्रेसी हो, राजशाही हो, तो सबसे पहला वहां की जनता का हक बनता है कि अपने राजा को सही चुनना, चाहे डेमोक्रेट के वे में हो। क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है, यही तय करती है कि हम अपनी शासन पद्धति किसके हाथों में सौंप रहे हैं। ये अरस्तु का दर्शन था। अरस्तु ने क्या किया कि सिकंदर को शिक्षाएं दी, अरिस्टोटल। और मैं बात करूं प्लेटो की, उन्हें अफलातून भी कहा गया था, क्योंकि ये 3 दार्शनिक थे और जिनने सिकंदर को शिक्षा दी, ये 3 दार्शनिक थे जो कि पश्चिम के दर्शन को बदल दिया। और पश्चिम को दर्शन को बदलने के लिए ये वही पश्चिमी देश हैं जिन्होंने इन महान दार्शनिकों को भी नहीं छोड़ा, सुकरात को। लेकिन सुकरात के जाने के बाद एक दर्शन की दुनिया में चिंगारी पैदा हुई जो कि आज तक जिंदा है। क्योंकि पश्चिम को इतिहास को जानना है तो दर्शन को समझना बहुत जरूरी है। हम बात करें सिकंदर की, तो सिकंदर ने भी इन तीनों से ही, इनके ही प्रेरणा, इनकी फिलॉसफी पढ़कर उसे पता चला कि आखिर मुझे करना क्या है। कि एक दुनिया का इतना बड़ा हिस्सा, आबादी का तबके वाला हिस्सा जो कि इन्हें दंडित कर सकता है, जो कि इन्हें अवार्ड मिलना चाहिए केवल उनके विचारों और थॉट्स के लिए, और वो भी इतने कि मैं अपने विचारों को नहीं मरने दूंगा, खुद को फना कर लूंगा। ये थे तीनों वेस्टर्न फिलोसफर जो कि ग्रीक फिलोसफर थे, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, और यहाँ की सिकंदर से ही प्रेरणा यहाँ मिली जो कि दुनिया को जीतने निकला। आगे मैं बात करूंगा इनकी न्याय प्रणाली की, अगले फिर मिलूंगा एपिसोड के साथ।